नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे और बात करेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले आपका नाम, आपका डिपार्टमेंट ये बताएं सर। मैं डॉक्टर शिवाधर और सस्य विज्ञान संभाग से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सस्य विज्ञान संभाग से बोल रहा हूँ। ठीक है सर। तो आप सर इस मॉडल के ज़रिए क्या समझाना चाहते हैं किसानों को सर? देखिए, वैसे तो हमारे सस्य विज्ञान संभाग में बहुत सारी नई तकनीकी नए हमारे किसानों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो नया कंसेप्ट आया है, इस कंसेप्ट में ये है कि पहले फार्मिंग सिस्टम की बात होती थी कि जिसमें हम बहुत सारे एंटरप्राइजेज, बहुत सारे उद्यम, जैसे फसल के साथ में हम पशुपालन करते थे, पशुपालन के साथ में बागवानी भी करते थे। इसमें भी वही कर रहे हैं। नया ये है इंटीग्रेटेड फार्मिंग में, ये है कि हमें इंटीग्रेशन हो जाता है। अब हम ये कोशिश करते हैं कि उसमें हर एक एंटरप्राइजेज के लिए, हर एक उद्यम के लिए हम अलग से इनपुट देते थे, लागत बाहर से लेते थे। अब इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इसका बाई प्रोडक्ट है, जो एक उद्यम का बाई प्रोडक्ट है, वो दूसरे उद्यम के लिए इनपुट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हम यहाँ पर फिशरीज़ का हमने एक तालाब बना रखा है। एक नया ये है इंटीग्रेटेड फार्मिंग में, ये है कि हमें इंटीग्रेशन हो जाता है। अब हम ये कोशिश करते हैं कि उसमें हर एक एंटरप्राइजेज के लिए, हर एक उद्यम के लिए हम अलग से इनपुट देते थे, लागत बाहर से लेते थे। अब इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इसका बाई प्रोडक्ट है, जो एक उद्यम का बाई प्रोडक्ट है, वो दूसरे उद्यम के लिए इनपुट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हम यहाँ पर फिशरीज़ का हमने एक तालाब बना रखा है, एक यूनिट, मतलब फिशरीज़ भी कर रहे हैं, हम एनिमल्स को भी पाल रहे हैं, दूध के वाले भी, और उसके साथ साथ हम फसलें भी उगा रहे हैं। हमारे फल और फूलों का भी वो हो रहा है, सब्जियां भी उगाई जा रही हैं। तो इन सब में क्या होता है, जो सब्जियों के डंठल और जो फसलों के अवशेष वगैरह, वो हमारी डेयरी में चले जाते हैं। जो डेयरी वाले जो जानवर हैं, गाय भैंस हैं, उनको खाते हैं। उनसे जो गोबर होता है, उसे कंपोस्ट बनती है, वो पुनः हमारे खेत में आ जाती है। दूसरा वाला जो फिशरीज़ वाला है, जहाँ पे हमारा तालाब है, उस तालाब में मछलियाँ रह रही हैं। जो हमारी बतख है, बतख पालन भी कर रखा है हमने, मुर्गी पालन भी कर रखा है। तो ऐसा देखा गया है कि जो बतख और मुर्गी की एक्सक्रीटा होती है, वो सब बचा कुचा होता है, वो मछलियाँ खाती हैं। मछलियों का एक्सक्रीटा तालाब में रहता है, जो कुछ दिन में सिल्टेशन होके, और उसको भी हम निकाल के उस पानी से सिंचाई करते हैं। तो सारे पोषक तत्वों का जो पुनर्चक्रीकरण है, वो जाके फसलों को मिलता है। तो फसलों को हम कम खाद की ज़रूरत पड़ती है, उस पानी के साथ बहुत सारे चले जाते हैं। और जो चारे की जहाँ तक समस्या है, जो मछलियों को हम जो दाना खिलाते हैं, उसकी भी कुछ बचत हो जाती है। बतख जो है जलीय पौधों को खाती है, तो बतख हमारे तालाब में आकर जलीय पौधों को खाई, कीड़े मकोड़े और भी साफ करेगी, तो एक तरीके से हमारा पर्यावरण शुद्ध कर देगी। इसी तरीके से जो सब्जियां हैं या फल हैं, फल इनसे अतिरिक्त आय हमारे किसानों को प्राप्त होती है। ये इतने सारे उद्यम जिनसे अतिरिक्त आय तो प्राप्त हो ही रही है, साथ साथ हम जो इनपुट है वो उसी चक्र से ले रहे हैं। ये इसकी विशेषता है। तो इस तरीके से देखा गया है कि इससे ज़्यादा लाभ, जो हम जितने भी सिस्टम पहले कर रहे थे, उससे ज़्यादा लाभ हो रहा है और किसान काफ़ी खुश है इससे। हमारे किसान भाई, ऐसा तो है नहीं कि एक जैसा उनके यहाँ परिस्थिति हो, हर एक किसान की अलग परिस्थिति है। तो हमने अलग अलग किसानों की परिस्थितियों के हिसाब से, जिनके पास कम पानी उसमें क्या करें, जिसके पास ज़्यादा पानी उसमें क्या करें। इसके अलावा, पानी के अलावा अलग अलग जलवायु के क्षेत्र भी हैं। किसान कोई हमारा राजस्थान का है, तो कोई हमारा हिमालय का भी है, कोई हमारा किसान बिहार का भी है। तो अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। तो उन परिस्थिति के लिए कौन सा सिस्टम उत्तम रहेगा, किस में ज़्यादा फायदा होगा, कौन सी फसल लें, कौन से फसल चक्र अपनाएं, कितना खाद डालें, कितना पानी दें, इन सब पर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ साथ आजकल जो हरित क्रांति के बाद जो दिक्कत आई है, कि हरित क्रांति में क्या हुआ है कि हमारे बहुत सारे हम लोगों ने पोषक तत्वों को प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे कि उसके साथ साथ प्लांट प्रोटेक्शन के लिए हमने कीड़े मकोड़े बीमारियों की दवाइयाँ डालनी शुरू कर दी, जिसका अंधाधुंध उपयोग किया। अब हम देखते हैं कि हमारे जो फूड चेन है, जो खाने की श्रृंखला है, उसमें या तो पेस्टिसाइड जा रहा है या रासायनिक खादों का दुष्प्रभाव हमारे पूरे वातावरण पर पड़ रहा है। इन सब के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हम जैविक खेती की बात करते हैं। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इन तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं, और उसके नए नए अवयव कैसे आसान बनाया जाए, कैसे किसान इसको अपना सकें, तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब जैसे जैविक खेती की जहाँ तक बात है, तो जैविक खेती में आप देख रहे हैं कि
मुख्यतः जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें जैविक रूप से जैविक पोषक तत्व हमें चाहिए होते हैं, लेकिन जैविक पोषक तत्व उपलब्ध नहीं है। अब इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे फार्म पे ही निकले हुए अवशेष, गोबर, उन सब से किस तरीके से जैविक खादें बनाई जाएं और उनका उपयोग किया जाए। तो इस क्षेत्र में भी हमने हमारे यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में बायोमास यूटिलाइजेशन यूनिट या जैव पदार्थ उपयोग इकाई काम कर रही है, जिसमें कई तरीके की खादें कई तरीके के पदार्थों से बनाई जा रही हैं। सबके अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग पोषक तत्वों की उनमें मात्रा है और अलग अलग फसलों के लिए उपयुक्त है। तो इस पर भी हमारा काम चलता है, जिससे कि जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलता है और कोशिश यही रहती है कि कम से कम रासायनिक खादों और रासायनिक जितने भी रसायन है, कृषि रसायन, उनका कम से कम प्रयोग हो। तो ये हमारा अगला उद्देश्य है।